नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी वो की थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। और पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी देने वाले जो सोर्स हैं उनको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं या उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं डायरेक्ट सोर्स, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स वे स्रोत होंगे जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सीधा सीधा पता लग जाता है। इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं कि वे सोर्स जिनका साइंटिफिक स्टडी करके अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी वो डायरेक्ट सोर्स तक बात की थी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो इनडायरेक्ट सोर्स का रहेगा। इससे पहले अपन थोड़ा सा पीछे का पार्ट देख लेते हैं ताकि उसकी कंटिन्यूटी एक साथ बन सके। तो अपना जो कल टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी। अब ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपने को जो जानकारी मिलती है वो दो सोर्स से मिलती है। कितने सोर्स से मिलती है? दो सोर्स से मिलती है। उनको पहले को अपन बोलेंगे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट सोर्स, प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्स, अप्रत्यक्ष स्रोत। क्लियर है यहां तक? अब देखो, जो डायरेक्ट सोर्स होते हैं वो ऐसे सोर्स होते हैं जिनसे अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सीधा सीधा पता लग जाता है। अगर अपने को किसी चीज के बारे में सीधा सीधा पता लग रहा है तो अपन ये भी मानते हैं कि वो जानकारी हमेशा विश्वसनीय होती है। जैसे अपन बोलते हैं कि अपन ने उसको ये काम करते हुए अपनी आंखों से देखा है, मतलब जो भी आपको इंफॉर्मेशन है या जो भी सोर्स है वो विश्वसनीय है। सेम वही चीज कहां अप्लाई हो जाती है? डायरेक्ट सोर्स से। अपने को पता ही लग रहा है कि डायरेक्ट सोर्स जो अपन प्रत्यक्ष देख सकते हैं, तो जो डायरेक्ट सोर्स हैं इनसे अपने को जो जानकारी प्राप्त होती है वो विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। क्लियर है? लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? इसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि ये बहुत ही कम क्षेत्र की जानकारी अवेलेबल करवाता है या बहुत ही कम गहराई की जानकारी अवेलेबल करवाता है। अगर बात करें तो इससे अपने को 300 या 400 किलोमीटर तक की ही क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। और वो भी किससे मिलती है? वो भी ज्वालामुखी से मिलती है। किससे मिलेगी दोस्तों? ज्वालामुखी से मिलेगी। क्योंकि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो मेनली 200 से 400 का जो क्षेत्र होता है, हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा, उसको मैग्मा चैम्बर माना जाता है। तो जैसे ही उस क्षेत्र से लावा बाहर निकलता है तो अपन उसका अध्ययन करते हैं और अपने को पता लग जाता है कि यहाँ किस टाइप की डेंसिटी है, कितना टेम्परेचर है और कितना केमिकल या किस टाइप का केमिकल कंपोजिशन है। लेकिन पृथ्वी का जो केंद्र है, जो पृथ्वी का जो केंद्र है वो कहां तक है? वो तो 6371 किलोमीटर तक है। अब कहां 400 किलोमीटर, कहां 300 किलोमीटर और कहां 6500 किलोमीटर? तो ये इंफॉर्मेशन तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपर्याप्त सी प्रतीत होती है। तो अपने को कहां तक इंफॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों? अधिकतम बता रहा हूं वो भी मैं 400 किलोमीटर। बहुत सारे ज्वालामुखी का उद्गार 250 किलोमीटर से भी हो जाता है या उससे भी ज्यादा ऊंचाई से हो जाता है। तो जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं या जो डायरेक्ट सोर्स हैं उनकी सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि ये बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं। हाँ, ये तय है कि जितनी करवाते हैं उतनी तो अच्छी करवाते हैं,
100% ऑथेंटिक करवाते हैं, लेकिन जब पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता ही नहीं लगे तो वैसी इंफॉर्मेशन भी किस काम की। तो इसी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सहारा लिया गया इनडायरेक्ट सोर्स का। अब इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट सोर्स की सबसे बड़ी जो बात है वो तो ये है कि ये संपूर्ण पृथ्वी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं। क्या है? जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं ये संपूर्ण पृथ्वी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं, लेकिन इनका जो माइनस पॉइंट है वो क्या है? इनका माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि इनकी जो जानकारी होती है वो अनुमान के ऊपर आधारित होती है, वो साइंटिफिक स्टडी के ऊपर आधारित होती है, वो वैज्ञानिक अध्ययन के ऊपर आधारित होती है। तो किन के ऊपर आधारित होती है इनकी इंफॉर्मेशन? वैज्ञानिक अध्ययन के ऊपर, वैज्ञानिक अध्ययन के ऊपर आधारित होती है। यहां तक क्लियर है? अब देखो दोनों में एक प्लस है एक माइनस है। बड़े रीजन की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे तो बहुत सारे रीजन निकल करके आएंगे, सिर्फ बड़े रीजन की बात कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों से अपने को संपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है, लेकिन वो जानकारी अनुमान के ऊपर आधारित होती है। अगर प्रत्यक्ष स्रोतों की बात की जाए तो इनसे अपने को जितनी जानकारी मिलती है वो तो विश्वसनीय मिलती है, लेकिन बहुत सीमित मिलती है। अगर ये बात करें कि जो डायरेक्ट सोर्स हैं वो कौन कौन से थे जिनका अपन ने अध्ययन किया था, तो एक तो अपन ने अभी बात की है दोस्तों ज्वालामुखी। ज्वालामुखी सबसे बड़ा साधन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला, अगर सिर्फ बात करें प्रत्यक्ष स्रोत की। अब जहां भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जहां भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, वहां क्या होता है? जैसे ये मैग्मा है, ये मैग्मा है, और ये मैग्मा माना जाता है मेनली 200 से 400 किलोमीटर के एरिया में। अब जैसे ही ये मैग्मा पृथ्वी के धरातल के ऊपर आता है तो इसको बोल देते हैं लावा। एक चीज तो आपकी यही क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों कि मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज हैं। पहली बात तो यह है मैग्मा क्या है, आपके लिए क्वेश्चन है। चलो मैग्मा क्या है? आपने बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि मैग्मा मैग्मा, तो ये मैग्मा है क्या? जो चट्टानें होती हैं वो अत्यधिक टेम्परेचर के ऊपर जब मेल्ट हो जाती हैं, वही क्या है दोस्तों? मैग्मा है। जो चट्टानें होती हैं उन जब वो पिघल जाती है तो वही क्या है? वही मैग्मा है। और जब पृथ्वी के धरातल के अंदर रहता है ये लिक्विड तो उसको मैग्मा कहा जाता है, और जैसे ही क्रस्ट को तोड़कर के बाहर आ जाता है तो वो बन जाता है लावा। एक ही चीज है दोनों, ठीक है। अगर पृथ्वी के अंदर की अपन बात करेंगे तो अपन मैग्मा वर्ड यूज करेंगे, और पृथ्वी के सरफेस की बात करेंगे तो अपन लावा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही ये लावा निकलता है तो लावा कहीं क्या होता है दोस्तों? कहीं तो तुरंत ही निकल करके जम जाता है, कहीं तो तुरंत ही निकल करके जम जाता है। उसका अध्ययन किया गया कि भाई ऐसा क्या कारण है, तो ये पाया गया कि इसमें जो सिलिका की मात्रा है वो ज्यादा है, इसमें गाढ़ापन ज्यादा है, ये भारी भी है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है अगर कुछ क्षेत्रों में, और दूसरी बात इसका टेम्परेचर भी कम है। तो कितनी चीजें निकल करके आ गई देखो। एक चीज इससे निकल करके आ गई कि रासायनिक संगठन कैसा है, रासायनिक संगठन कैसा है। एक चीज ये निकल करके आ गई कि जब भी ये जमता है, जब भी ये ठोस हो जाता है तो इसका घनत्व कितना होता है। एक चीज निकल करके आ गई, इसका तापमान कितना है। कई चीजें निकल करके आ गई। उसके बाद में कुछ जगह देखा गया कि यही लावा निकल करके कई दूर तक फैल जाता है। तो
एक समस्या सामने आई दोस्तों कि दोनों ही लावा है, दोनों ही मैग्मा है, दोनों ही पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल रहा है और दोनों का ही बाहर निकलने के बाद में जो व्यवहार है वो अलग अलग है। तो उसके लिए क्या एविडेंस दिया गया कि इसका जो टेम्परेचर था वो ज्यादा था, टेम्परेचर इसका हाई था, और किसी भी चीज का टेम्परेचर हाई होता है तो वो ज्यादा पिघलती है, और ज्यादा पिघलती है तो वो दूर तक फैल जाती है। पहला एक तो ये डिफरेंस था। इनमें क्या था, टेम्परेचर कम था, गाढ़ापन ज्यादा था। इसमें गाढ़ापन कम था, इस वजह से भी ये दूर तक फैल रहा था। इसमें सिलिका की मात्रा भी कम थी। तो इससे ये अनुमान लगाया गया दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग रासायनिक संगठन वाली चट्टानें हैं। यह भी अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अलग अलग है। अब क्यों है, क्या रीजन है, इसका अध्ययन तो अपन इनडायरेक्ट सोर्स में करेंगे ही। दूसरी चीज की गई कि ज्वालामुखी के अलावा यहां दूसरा जो बड़ा फैक्टर था वो था खनन या प्रवेधन, माइनिंग या ड्रिलिंग। अगर माइनिंग और ड्रिलिंग की बात की जाए तो अभी तक अपने को जो इंफॉर्मेशन मिली है वो कहां तक मिली है, 12 किलोमीटर तक मिली है। कहां तक मिली है, 12 किलोमीटर तक मिली है। और ये 12 किलोमीटर की जो ड्रिलिंग है वो कहां की गई है दोस्तों, कोला पेनिनसुलर पर की गई है, कोला प्रायद्वीप के ऊपर की गई है। अब ये कोला प्रायद्वीप कहां है, ये साइबेरिया में है या यूरेशिया में जिसको अपन बोल सकते हैं, जहां एशिया और यूरोप जहां मिलते हैं वहां ये कोला पेनिनसुलर फैला हुआ है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहां इधर क्या है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुलर है और उसके बाद में आगे कोला प्रायद्वीप है। यहां तक क्लियर है। यहां क्या की गई, यहां 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग की गई। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से आपका सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मानव द्वारा कितनी गहरी ड्रिलिंग की गई। 12 किलोमीटर। कहां की गई, कोला पेनिनसुलर में, साइबेरिया में या आर्कटिक के पास। क्लियर है। अगर बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत में भी 3-4 किलोमीटर की माइनिंग की गई है कोलार माइंस में। कर्नाटक की कोलार जो माइंस है जो गोल्ड के लिए फेमस है, वहां भारत में भी 3-4 किलोमीटर की माइनिंग की गई है। इसके अलावा बात करें अफ्रीका में माइंस है रॉबिन्सन। ये बात अपन पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, इस वजह से मैं बोर्ड के ऊपर मेंशन नहीं कर रहा हूं। थोड़ा उस अपन धारा में आ जाएं और उसके बाद में अपन इनडायरेक्ट सोर्स की बात करेंगे। बाकी तो आपको हर क्लास में हर चीज लिख के बताई जाती है। तो दूसरी जो चीज है वो है रॉबिन्सन। यह भी एक माइन है, अफ्रीका में है और सोने के लिए प्रसिद्ध है। वहां 6 से 7 किलोमीटर की माइनिंग की गई। इसके अलावा अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में एक क्षेत्र है पिकास। अमेरिका में एक क्षेत्र है पिकास। इस पिकास क्षेत्र से नेचुरल गैस और नेचुरल तेल ऑयल निकाला जाता है। यहां भी 6-7 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर की क्या है, प्रवेधन या ड्रिलिंग की गई है। क्लियर है। अगर अपन बात करें डायरेक्ट सोर्स की तो डायरेक्ट सोर्स में जो सबसे बड़ी बात है वो है ज्वालामुखी, दूसरा है खनन। इसके अलावा एक अपन ने देखा था उल्कापिंड। उल्कापिंड उल्कापिंड के बारे में भी अपन ने देखा कि जब ये टूटता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जब पृथ्वी की तरफ आता है तो इसका जो बाहरी भाग है वो तो वायुमंडल के फ्रिक्शन के कारण नष्ट हो जाता है और पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है इसका केवल कोर। और कोर का जब अध्ययन किया गया तो उसमें निकला निकिल और लोहा। यह चीज ध्यान रखनी है, थोड़ी देर बाद में ही काम आएगी।
तो ये तीन चीजों को अपन ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो प्रत्येक स्रोत हैं वो पृथ्वी के बारे में किस टाइप की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और कितनी विश्वसनीयता के साथ जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोतों की। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों की अगर अपन बात करें तो इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अप्रत्यक्ष स्रोत या डायरेक्ट सोर्स, अगर इनकी बात करें तो ये संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन कमी क्या बताई थी? कमी ये इंफॉर्मेशन या इनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन, इनसे मिलने वाली जानकारी अनुमान पर आधारित होती है। अनुमान पर आधारित होती है। क्लियर है? यहां तक तो अपन अभी बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ये देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं वो होते कौन कौन से हैं। तो एक तो अपन अध्ययन करेंगे डेंसिटी का, एक तो अपन अध्ययन करेंगे घनत्व का, एक अपन अध्ययन करेंगे प्रेशर दबाव का, एक अपन अध्ययन करेंगे टेम्परेचर का तापमान का, एक अपन अध्ययन करेंगे भूकंप का, और एक अपन अध्ययन करेंगे गुरुत्व विसंगति का। ठीक, तो ये सारे के सारे जो हैं ये इनडायरेक्ट सोर्स है। पहली घनत्व, दूसरा प्रेशर दाब तापमान और भूकंप। क्लियर है? अब यहां एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला सबसे विश्वसनीय सोर्स कौन सा है। चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सभी सोर्स की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाला सबसे विश्वसनीय सोर्स कौन सा है। उसका आंसर आएगा दोस्तों भूकंप। क्योंकि भूकंप विज्ञान से अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब अपन एक एक की बात करेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। आज जो अपन बात करेंगे वो डेंसिटी, प्रेशर और तापमान की ही बात करेंगे, क्योंकि भूकंप की तो पर्टिकुलर एक अलग से आपकी क्लास हो जाएगी 1-1.5 घंटे की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे घनत्व की। सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? डेंसिटी की बात करेंगे। घनत्व, पहली बात तो ये है दोस्तों, ये डेंसिटी होती क्या है, घनत्व होता क्या है। अगर इसको एक एग्जाम्पल से देखें तो, या एक सूत्र से इसको देखें तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाती है? डेंसिटी कहलाती है। और इस डेंसिटी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई प्रकार की जानकारी अपने को मिलती है। डेंसिटी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आंतरिक संरचना के
बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? अब किस तरीके से मिलती है वो अपन देखेंगे। पहले थोड़ा सा डेंसिटी और प्रेशर का एक बार खेल समझिए। देखो, अपन एक फोम का टुकड़ा लेते हैं, एक फोम का टुकड़ा लेते हैं, मान लो ये ले लिया। अभी इसकी डेंसिटी XYZ कुछ भी है, अभी इसका द्रव्यमान कुछ भी है। अब देखो, अब इस फोम को अपन दबाएंगे, अब इस फोम को अपन क्या करेंगे, दबाएंगे। आपसे क्वेश्चन है, इसकी डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, इसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा या स्थिर रहेगा, बताओ। देखो, द्रव्यमान इसका फिक्स रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, जैसे ही इसके ऊपर दबाव डाला जाएगा, तो इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो यही चीज अपन पृथ्वी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। रीजन अभी तक क्या दिया गया, भार, दबाव, इसके ऊपर अपन एक बार बात करते हैं, देखो फिर समझते हैं। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना कि डेंसिटी को हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाएगा। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज भी चेंज कर देता है, और आप वही कंफ्यूजन होता है जो आप ये बोलते हो ना कि भाई क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छा आ रहा था, तैयारी भी अच्छी थी, ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार पढ़ा था, फिर भी एग्जाम हॉल में गलत हो गया, वो इस रीजन से। और 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, ठीक है। खैर जो भी हो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अगर अपन बात करें पृथ्वी की ऊपरी परत की, जो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 2.7। देखो, एक बार अपन बात करते हैं पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो असंगठित पदार्थों की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, परतदार, या इसको अपन बोल देंगे अवसादी, या इंग्लिश में इसको अपन बोल देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर है यहां तक? एक मिनट बात करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी है, अवसादी चट्टानों की बनी है। अभी अवसादी चट्टान क्या होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन जब चट्टान वाला पढ़ेंगे। जैसे ही अपन इसके नीचे आ जाते हैं, जैसे ही अपन इसके नीचे आते हैं, तो यहां आपको एक और परत मिलती है, और वो परत मिलती है इग्निस रॉक की, मतलब दोस्तों आग्नेय चट्टान की, आग्नेय चट्टान की। अगर अपन बात, इसको मैं एक बार हटा रहा हूं थोड़ा सा ना, ठीक है। अगर अपन बात करें तो इसकी डेंसिटी कितनी थी, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी होगी दोस्तों 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इसी तरीके से अपन डेंसिटी मापते मापते पहुंच गए कोर तक। यहां क्या है, यहां है दोस्तों कोर, और कोर की डेंसिटी कितनी मिली, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब इस चीज को देखने से अपने को क्या लग रहा है, इस चीज को देखने से अपने को यह लग रहा है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, घनत्व में बढ़ोतरी हो रही है। अब यहां से ही क्वेश्चन पैदा होना शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन हुआ कि ये डेंसिटी क्यों बढ़ रही है। जवाब आया कि बढ़ते भार के कारण। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, जवाब क्या आया, बढ़ते भार के कारण।
बात भी सही लग रही है। जैसे ही थोड़ी देर पहले अपन ने फोम के एग्जाम्पल को देखा था, तो अपन ने ये देखा था कि किसी भी पिंड के ऊपर या किसी भी वस्तु के ऊपर अपन जब प्रेशर डालते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। तो इसका क्या जवाब आया? इसका जवाब आया कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ते भार की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। क्लियर है? तो पहला रीजन क्या आया? बढ़ते दबाव के कारण घनत्व बढ़ता है। घनत्व बढ़ता है और यह चीज क्या है? सही है। अब इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को कोई नहीं नकार सकता दोस्तों कि जो वेट होता है, जो भार होता है, जो दबाव होता है, वो डेंसिटी बढ़ाएगा। अब कितनी बढ़ाएगा, किस लेवल तक बढ़ाएगा, वो आगे अपन बात कर ही रहे हैं अभी। अब देखो, इन सब का जब एवरेज निकाला गया, इन सब का जब एवरेज निकाला गया तो पृथ्वी की एवरेज जो डेंसिटी निकल करके आई 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, खैर फैक्ट वाली चीज है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इन सब चीजों का लास्ट में जो अपना टेस्ट सीरीज में टेस्ट पेपर होगा, इनका सबका मैं फिर से वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा टेस्ट पेपर का। तो अभी तक जो चीजें देखी गई उसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पृथ्वी की ऊपरी परतों का घनत्व कम होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे जाते हैं घनत्व बढ़ता है, और सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो कोर का होता है। अगर बात करें पृथ्वी के एवरेज डेंसिटी की तो वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज, यहां ये क्वेश्चन बना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में हाई डेंसिटी क्यों है? आंसर निकल करके आया बढ़ते भार के कारण। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट की जो चट्टानें थी, मान लेते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स की चट्टानें थी, जिनकी डेंसिटी कितनी थी? 2.7। जिनकी डेंसिटी कितनी थी? 2.7। अब ये 2.7 वाली जो चट्टानें हैं, इनके ऊपर क्या डाला गया? इनके ऊपर दबाव डाला गया, इनके ऊपर प्रेशर डाला गया। और प्रेशर ये नहीं है कि कोई हल्का दबा दिया, एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर डाला गया। तब जाकर के इनकी डेंसिटी कितनी हुई? 7 या 8। अब जैसे ही ये चीज या ये डेटा निकल करके सामने आया तो एक और कंफ्यूजन साथ लेकर के आया। और वो कंफ्यूजन क्या था कि भाई ये जो चट्टानें हैं और इनके ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए तभी इनकी डेंसिटी 7 से 8 ज्यादा नहीं हो रही है, तो यहां 11 से 13 डेंसिटी कैसे? फिर कई चीजों का अध्ययन किया गया, और अध्ययन किया गया तो ये चीज निकल करके आई कि पृथ्वी का जो कोर है दोस्तों, पृथ्वी का जो कोर है, यहां उच्च घनत्व वाली चट्टानें हैं, यहां हाई डेंसिटी वाली चट्टानें हैं, घनत्व वाली क्या है? चट्टानें हैं। क्लियर है? और अब यह चीज कनेक्ट करना उल्का पिंड से। उल्का पिंड का जब अपन अध्ययन कर रहे थे तब क्या पाया था कि उसमें क्या है? लोहा है, उसमें निकिल है, और अनुमान लगाया कि हो सकता है कि यही उच्च घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के कोर में होंगे। सीधी सी बात है। तो और फिर आगे जो नई मॉडर्न थ्योरी आई उनमें भी यही निकल करके आया कि इसमें क्या है? नीफे, निकिल और फेरिस। और जो लोहे का घनत्व है, लोहे का तो घनत्व ही कितना होता है? खुद का ही 8 होता है। अब ये सारे की सारी मसला इसके साथ ही यहां क्या हो जाता है? सोल्व हो जाता है। अब देखो, दोनों चीजों को ध्यान से समझना। अभी तक जो रीजन निकल करके सामने आ रहा था दोस्तों घनत्व को लेकर के, यह देखा गया कि पृथ्वी का ऊपरी परतों का घनत्व कम
और नीचे वाली परतों का घनत्व ज्यादा। और यह किस वजह से संभव था? यह संभव था दबाव के कारण। लेकिन बाद में चीजें निकल करके आई कि दबाव के बावजूद भी घनत्व 13 तो नहीं हो सकता। फिर चीज निकल करके आई कि कोर में तो हाई डेंसिटी वाली चट्टानें पहले से ही मौजूद है, और जब इन हाई डेंसिटी वाली चट्टानों के ऊपर और प्रेशर डाला जाता है तो डेंसिटी इनकी कहां तक पहुंच जाती है? 11 से 13 तक पहुंच जाती है। अब चीजें समझ में आ गई सबके। अब सारी चीजों का समाधान भी हो गया। तो फाइनल जो कैलकुलेशन है वो क्या निकल करके आया? फाइनल निष्कर्ष क्या निकल करके आया दोस्तों? कि दबाव घनत्व को प्रभावित तो करता है, यह तो तय है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। उस सीमा के बाद में चाहे जितना प्रेशर डाल दिया जाए, चाहे जितना दबाव डाल दिया जाए, उसकी डेंसिटी को नहीं बढ़ाया जा सकता। तो उसकी पूछा गया कि कोर का अत्यधिक घनत्व में दोनों चीजें काम कर रही हैं। पहली चीज क्या है कि कोर में पहले से ही हाई डेंसिटी वाली चट्टानें मौजूद हैं, और जब उनके ऊपर और दबाव डाल दिया गया तो उनका घनत्व और ज्यादा हो गया। तो डेंसिटी से अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई कि इसमें अलग अलग घनत्व वाली चट्टानें हैं, और उनका केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन भी अलग अलग है। क्लियर है यहां तक? करो भाई, कमेंट करो। यहां तक क्लियर है ना? फिर नेक्स्ट बात करें अपन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है दबाव। अब दबाव, एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जो दबाव है, जो घनत्व है, जो टेम्परेचर है, ये तीनों चीज आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तीनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। इस वजह से अपने को तीनों के कनेक्शन को दिमाग में रखना है कि डेंसिटी को दबाव किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, और यही प्रेशर टेम्परेचर को भी प्रभावित करेगा। बात करेंगे उसकी अपन, है ना? तो अभी अपन किसकी बात करेंगे? अभी अपन बात करेंगे दाब की। और दाब में अपन ने ये देखा ही है कि जो ये भार होता है, कि जो दबाव होता है वो किसको बढ़ाता है? डेंसिटी को बढ़ाता है। और अगर अपने पृथ्वी के धरातल की बात करें, अगर अपन धरातल की बात करें तो पृथ्वी के धरातल के ऊपर भी कौन दबाव डाल रहा है? वायु मंडल दबाव डाल रहा है, उसको अपन बोल देंगे वायु दाब। और ये पृथ्वी की चट्टानें हैं, ये कहां दबाव डाल रही हैं? ये नीचे की चट्टानों के ऊपर दबाव डाल रही हैं, कोर के ऊपर दबाव डाल रही हैं। तो ये जो भार है, ये दबाव है, ये किसको प्रभावित करता है? एक तो प्रभावित करता है ये किसको? घनत्व को। एक तो प्रभावित किसको करता है? घनत्व को, जो अपन ने अभी देखा है। और एक प्रभावित करता है तापमान को। क्लियर है? अब जो दबाव है वो किस किस को प्रभावित कर रहा है? वो डेंसिटी को भी प्रभावित कर रहा है, और वो टेम्परेचर को भी प्रभावित कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब जो घनत्व है उसको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है कि जैसे जैसे भार बढ़ता है, जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। इसको मैं यहां लिख देता हूं, घनत्व को किस तरीके से प्रभावित करें कि जैसे जैसे भार या दबाव को बढ़ाया जाता है,
वैसे वैसे घनत्व में बढ़ोतरी होती है। घनत्व में बढ़ोतरी होती है। लेकिन यहां दोस्तों नोट करके एक चीज लिख देना, लेकिन एक तय सीमा तक। लेकिन एक तय सीमा तक। ठीक है, इसको ऐसे समझना कि जो दबाव है वो डेंसिटी को तो प्रभावित करता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। जैसे कोई फोम का टुकड़ा है, जैसे कोई फोम का टुकड़ा है, इसके ऊपर अपन दबाव डालते हैं तो ये कितना हो जाता है, कम हो जाता है। और दबाव डालते हैं तो ये और कम हो जाता है। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं तो एक सीमा ऐसी जरूर है, उसके बाद में चाहे जितना दबाव डाल दो उस फोम को दबाया नहीं जाता। यही चीज यहां समझाई गई है कि जो दाब है वो डेंसिटी को बढ़ाता तो है, लेकिन एक सीमा तक, उसके बाद में दबाव का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। इसी तरीके से जो दबाव है वो तापमान को भी प्रभावित करता है। और तापमान को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये तापमान के गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि दाब तापमान को भी प्रभावित करता है। तापमान को प्रभावित करता है और ये गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। और ये गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। इसको एक बार अपन समझते हैं। अच्छा, पूरा स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं ना, कोई कैमरे की सेटिंग देखेंगे भाई। दूसरा किस चीज को प्रभावित कर रहा है, ये तापमान को। और तापमान को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। तो जो दाब है वो पहले तो किसको प्रभावित करता है, डेंसिटी को प्रभावित करता है, और ये तापमान को भी प्रभावित करता है। अब तापमान को किस तरीके से प्रभावित करता है दोस्तों, कि ये मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको बढ़ा देता है, ये गलनांक बिंदु को बढ़ा देता है। अब ये गलनांक बिंदु क्या होता है, वह पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर कोई ठोस चीज कन्वर्ट होती है किसमें, द्रव्य में, वो उस चीज का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु होता है। समझ गए? वह बिंदु जिसके ऊपर कोई ठोस चीज द्रव्य में बदलती है वो उसका गलनांक बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो पृथ्वी के संदर्भ में अगर बात करें, मान लेते हैं कि पृथ्वी के कोर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो कोर का टेम्परेचर है वो कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भैया टेम्परेचर कहां से ले लिया, तो अपन ये मानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के बाहरी सरफेस से अलग हुई चीजें मानते हैं। तो सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अपन अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन बाद में बाहरी जो भाग है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया होगा। ठंडा होने की कई चीजें होती हैं, रेडिएशन होता है, कन्वेक्शन होता है,
और विकिरण संवहन के माध्यम से चीजें धीरे धीरे ठंडी हो गई और इसका ऊपरी जो भाग है वो क्या हो गया, ठोस हो गया, जबकि आंतरिक भाग में आज भी क्या है, तापमान अधिक है। वो आगे अपन करेंगे फैक्ट के साथ बात। तो पृथ्वी के कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इतने टेम्परेचर की बात की जाए तो चट्टानें किस अवस्था में होंगी, चट्टानें होंगी दोस्तों पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में। यही चीज अपन अप्लाई करते हैं पृथ्वी के कोर के ऊपर, कि पृथ्वी का जो कोर है वो अत्यधिक तापमान के कारण कैसा होगा, पिघला हुआ होगा, लेकिन वो द्रव जैसा व्यवहार नहीं कर पाता, वो तरल जैसा व्यवहार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है दाब, और दाब की वजह से क्या है, वो चट्टानें हाई टेम्परेचर के बाद में भी आपको कैसी नजर आती हैं, ठोस नजर आती हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि जो कोर है वो एक सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ है, इस वजह से वो द्रव जैसा व्यवहार भी नहीं कर सकता, तो वो देखने में अपने को कैसा लगता है, प्लास्टिक जैसा लगता है। कैसा लगता है, प्लास्टिक जैसा लगता है। मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना डामर, डामर जैसा लगता है, तारकोल जैसा लगता है। तो ये किसकी वजह से संभव हो रहा है, ये दबाव की वजह से संभव हो रहा है। तो क्या अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो कोर है, उसका टेम्परेचर अगर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस अवस्था में क्या होता है कि चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी परतों का अत्यधिक दाब उसको ठोस जैसे व्यवहार के लिए बाध्य करती है। तो दोस्तों बात करें अपन दबाव को लेकर के, तो दबाव से भी अपने को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई प्रकार की चीजें निकल करके सामने आती हैं। नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे टेम्परेचर की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टेम्परेचर की। यहां से जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये दे देंगे कि डेंसिटी को लेकर के कि भाई क्या रीजन है, या बढ़ते भार की वजह से घनत्व बढ़ता है, क्या ये सही है या ये गलत है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उच्च घनत्व वाली चट्टानें हैं, क्या ये सही है, ये गलत है। तो इस वजह से इन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात किसकी करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तापमान की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तापमान की। अभी तक अपन ने क्या देखा है दोस्तों, अभी तक अपन ने ये देखा है कि जैसे जैसे अपन अंदर जाते हैं पृथ्वी के, वैसे वैसे क्या होता है, घनत्व भी बढ़ता है, वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता है। जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, दाब भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। जैसे जैसे अपन अंदर जाते हैं, और तापमान की अगर अपन बात करें तो तापमान भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो एक चीज तो निकल करके सबके सामने आ गई है कि जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी, दाब भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है। दो को अपन चर्चा कर चुके हैं कि भाई किस तरीके से बढ़ते हैं या उनका क्या रीजन रहा है। अब बात अपन किसकी करेंगे, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को देखा जाए तो जैसे जैसे अपन पृथ्वी के धरातल से कोर की तरफ जाते हैं, कोर की धरातल से कोर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है, यह तो फैक्ट है।
तापमान बढ़ता है। अब किस दर से बढ़ता है, चीजें अपने को वो देखनी है। ये पृथ्वी का क्या है, ऊपरी धरातल है। ये पृथ्वी का क्या है, धरातल है। और धरातल से अपन नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। अभी तक अपन इतनी ही बात करेंगे। अब किस दर से बढ़ता है, ये बढ़ता है 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किस दर से बढ़ेगा कि जैसे ही 32 मीटर पे जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन यही बन जाता है आपका कि पृथ्वी के धरातल से अंदर की ओर जाने पर या कितने मीटर जाने पर कितना टेम्परेचर बढ़ता है, 1 मीटर। इसी हिसाब से अगर अपन कैलकुलेशन करें तो 100 मीटर के ऊपर 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं कोर तक। कोर कहाँ है, 6371 किलोमीटर। तो यहाँ 1,80,000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग सा तापमान होता है। अपन मान लेते हैं 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इसी दर से अगर तापमान बढ़ता रहे तो पृथ्वी के कोर का जो तापमान है वो 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इससे तो सीधा सीधा क्या है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग चाहे जितना दबाव डाल दें वो पिघली हुई अवस्था में ही रहेगा, उसका व्यवहार द्रव्य जैसा ही रहेगा। क्योंकि 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान भी नहीं है। और अभी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी थ्योरी पढ़ी गई हैं या पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो भी सिद्धांत पढ़े गए हैं, वो सिद्धांत यही कहते हैं, वो सिद्धांत यही कहते हैं कि पृथ्वी एक निहारिका से, एक नेबुला से अलग हुई है, उसी नेबुला से जिससे सूर्य भी बना है। तो अगर ये देखा जाए सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, तो पृथ्वी के जो कोर का टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां इस कैलकुलेशन से इतना तापमान बढ़ रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन यही हो सकता है दोस्तों कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने के बाद सभी जगह जो तापमान बढ़ने की जो दर है वो समान नहीं है। 2-3 चीजें निकल करके आती हैं, उसको अपन मेंशन करते हैं। देखो, पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान समान दर से नहीं बढ़ता है, समान दर से नहीं बढ़ता है। ठीक है? या एक निश्चित गहराई के बाद जाने पर, या क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं किसी निश्चित गहराई के बाद, किसी निश्चित गहराई के बाद तापमान बढ़ने की जो दर है, बढ़ने की दर धीमी हो जाती है। क्लियर है भाई? 2 ही रीजन हो सकते हैं। अगर इसी दर से तापमान बढ़ेगा तो तापमान 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सीधी सी चीज है। और पृथ्वी का तापमान अभी तक जितने भी अध्ययन हुए हैं
उससे अपने को ये पता लगता है कि 6000 डिग्री से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों की चीजों को अध्ययन करने के बाद में यही चीज लगी होगी कि या तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान समान दर से नहीं बढ़ता है, कि कहीं हो सकता है जहां का अपन ने अध्ययन किया वहां 32 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा होगा, लेकिन किसी दूसरी जगह तापमान बढ़ने की दर कम भी हो सकती है। दूसरी चीज क्या निकल करके सामने आई कि किसी निश्चित गहराई के बाद में हो सकता है कि पृथ्वी के ऊपरी जो सरफेस है उसमें तापमान इस दर से बढ़ रहा होगा, लेकिन किसी निश्चित गहराई में जाने के बाद में जो तापमान बढ़ने की दर है वो हो सकता है कम हो जाती होगी। और एक ये भी तथ्य दिया गया कि 8 किलोमीटर जाने के बाद में 8 किलोमीटर जाने के बाद में तापमान की वास्तविक वृद्धि का पता लगाना ही बड़ा कठिन कार्य है। खैर बात जो भी हो, यह तय है कि जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से अंदर की ओर जाएंगे तापमान में बढ़ोतरी जरूर होगी, और नीचे जाते जाते इतना तापमान तो जरूर बढ़ जाएगा कि कहीं ना कहीं चट्टानें आपको पिघली हुई अवस्था में मिलेगी। इन चीजों का अध्ययन किया गया या कई जगह का टेम्परेचर देखा गया तो यह देखा गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी जगह तापमान बढ़ने की दर समान नहीं है। क्या देखा गया दोस्तों कि पृथ्वी में सभी जगह तापमान बढ़ने की दर समान नहीं है। आज राइटिंग सही नहीं आ रही है क्या? आज बोर्ड चेंज हो गया है थोड़ा, है ना? आज दूसरी स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं, 1-2 दिन में हैबिट में आ जाएगी ये चीजें भी, है ना? ठीक है। कर पृथ्वी में सभी जगह जो तापमान बढ़ने की जो दर होती है वो क्या होती है? वो समान नहीं होती है। तो क्या देखा गया? यह देखा गया कि एक तो पृथ्वी में ऐसे क्षेत्र होते हैं जो साधारण क्षेत्र होते हैं, एक तो साधारण क्षेत्र होते हैं और एक होते हैं विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र। एक कौन से होते हैं दोस्तों? एक होते हैं विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र। मतलब पृथ्वी के ऊपर अध्ययन किया गया तो 2 चीजें अपने को देखने को मिली। एक चीज क्या देखने को मिली? एक चीज दोस्तों ये देखने को मिली कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, वो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं। विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों की बात की जाए तो कौन कौन से हो सकते हैं? जहां प्लेटों में संचलन हो रहा है, जहां प्लेटों में संचलन हो रहा है, या इन क्षेत्रों में रेडियो सक्रिय तत्व देखने को मिलते हैं। 2 रीजन निकल करके सामने आए। एक तो टेक्टोनिक रूप से जो एक्टिव एरिया होते हैं वहां क्या होता है कि जो प्लेटें होती हैं, प्लेट क्या होती हैं? प्लेटें जो पृथ्वी का जो ठोस क्रस्ट होता है और जो ठोस भाग होता है उसको अपन प्लेट कहते हैं। जब इनमें कहीं संचलन होता है, जहां 2 प्लेटें टकरा रही हैं या टूट रही हैं या रगड़ खा रही हैं, तो वहां क्या होता है? वहां ऊष्मा ज्यादा निकलती है, वहां रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, वहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में तापमान गहराई के साथ ज्यादा होगा, जबकि जो नॉर्मल एरिया है
मतलब नॉर्मल एरिया का मतलब यहां ये है दोस्तों कि वहां ना तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और ना वहां प्लेटों में संचलन हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों को शांत क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है बेसिन प्रोविंस। एक्टिव रूप से सक्रिय एक क्षेत्र है अमेरिका में बेसिन प्रोविंस। और अगर उसका टेम्परेचर देखा गया समान गहराई के ऊपर, अगर उसका टेम्परेचर देखा गया दोस्तों समान गहराई के ऊपर, मान लेते हैं कि यह है बेसिन प्रोविंस का क्षेत्र और यहां टेम्परेचर देखा गया 500, यहां टेम्परेचर देखा गया मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर, और इसी हिसाब से जो साधारण क्षेत्र थे उसमें टेम्परेचर देखा गया कहां 50 किलोमीटर। अपन सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, यह कोई फैक्ट डेटा नहीं है। तो अगर यहां देखा गया तो 50 किलोमीटर पर फॉर एग्जाम्पल यहां टेम्परेचर था 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां कितना टेम्परेचर था 500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इतनी ही गहराई पे, लेकिन इतनी ही गहराई के ऊपर टेक्टोनिक रूप से जो एक्टिव एरिया है वहां टेम्परेचर देखा गया तो वहां टेम्परेचर कितना मिला दोस्तों 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ मसला यहां सोल्व होता है। क्या चीज निकल करके आई कि पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के धरातल में गहराई के साथ जाने पे सभी जगह जो तापमान होता है वो समान दर से नहीं बढ़ता है। तो जो साधारण क्षेत्र हैं, जो नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल एरिया का मतलब यहां ये होगा दोस्तों कि यहां ना तो प्लेटों में संचलन हो रहा है, यहां ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में तापमान गहराई के साथ कम होगा, जबकि टेक्टोनिक रूप से एक्टिव क्षेत्र वहां तापमान उतनी ही गहराई के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। रीजन देखा गया तो यहां क्या होता है, यहां दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलकर के एक नए रेडियो एक्टिव पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ऊष्मा निकलती है, जिससे ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा निकलती है तो यहां क्या होता है, तापमान बढ़ता है, यहां तापमान बढ़ता है। और तापमान यहां बढ़ता है तो यहां क्या होती हैं, यहां चट्टानें पिघल जाती हैं, चट्टानें पिघल जाती हैं। और जैसे ही चट्टानें पिघल जाती हैं तो किसका निर्माण हो जाता है दोस्तों, मैग्मा का निर्माण हो जाता है। चीजें आई थोड़ी बहुत समझ में। अब ये चीज उससे भी कनेक्ट हो जाएगी कि ज्वालामुखी विस्फोट सब जगह क्यों नहीं होते हैं। कितना देखो शानदार कॉन्सेप्ट बना है कि ज्वालामुखी विस्फोट हर जगह क्यों नहीं होते हैं। और अभी तक अपन ने यही देखा है कि जो ज्वालामुखी एक्टिविटी होती हैं वो विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में ही होती है। अब सक्रिय क्षेत्रों में क्यों होती है, रीजन इनके ये है कि वहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऊष्मा को ज्यादा बढ़ा देते हैं, इस वजह से वहां की चट्टानें कम गहराई के ऊपर ही मेल्ट हो जाती है। और जैसे ही उनको कोई सुराग मिलता है या जैसे ही वो गैस के संपर्क में आती है तो क्रस्ट को तोड़ करके बाहर आ जाती हैं। तो ये चीजें निकल करके आई टेम्परेचर से। तो आपने ये भी देखा होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट कहां ज्यादा होते हैं, या तो जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं या प्लेटें एक दूसरे से नीचे आकर के धंस रही हैं। और वही क्षेत्र क्या होते हैं, वही क्षेत्र विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं। तो मैं आपको यहां यह भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जो जियोमॉर्फोलॉजी है उनके चैप्टर को एक दूसरे से कनेक्ट होने तक पढ़िए, बीच में क्लास स्किप मत कीजिए, बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ में आएगी। ज्योग्राफी जितना आपको टफ लगता है उतना टफ है नहीं, बस जरूरत है चीजों को समझने की। कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में आपके बैठ गया
तो आपको कभी वो कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते आप। और यही ज्योग्राफी की सबसे बड़ी खूबी है। और इसको अगर आप रट्टा मारने लग जाओगे तो इसमें क्या रट्टा मारोगे? मान लेते हैं आज जो क्लास हुई है उसमें आप 3 पॉइंट को लेकर के रट्टा मारोगे कि दबाव ये होता है, तापमान ये होता है, तो वो चीजें संभव ही नहीं हो सकती। तो जो चीजें संभव ही नहीं है उसको संभव करने में आप लगे हुए हो, और उससे क्या होता है, आपकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जब भी क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट बेस पे, गलत होना ही है, क्योंकि आपने उस चीज को रटा है, समझा नहीं है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ के ऊपर आते हैं। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, आप क्वेश्चन देखोगे यूजीसी नेट के, तो है तो वही चीजें, वही चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। क्योंकि यूजीसी नेट है, जो एनटीए है, वो क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है समझ के ऊपर, जबकि आरपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट पूछ लेती है। खैर, पूरे पेपर में जो 120 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 50-55 क्वेश्चन तो वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछती है, लेकिन यूजीसी नेट में इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इस वजह से यूजीसी नेट का पेपर विद्यार्थियों को टफ लगता है, जबकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेट का जो पेपर होता है वो थोड़ा इजी लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्ट आते हैं और यूजीसी नेट में कॉन्सेप्ट आते हैं। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें होती हैं ज्योग्राफी में खास तौर से, वो ज्यादा इजी होती हैं। इसी तरीके से अपन जैसे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपके समझ काम आएगी, आपके रट्टा जो मारने वाली चीजें वो काम नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही एक पेज का आ जाता है, उसमें क्या रट्टा मार के आंसर दोगे, है ना। तो इन चीजों को आप थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, ज्योग्राफी बहुत आसान लगेगी। फर्स्ट ग्रेड में मैं आपको अभी भी बोलता हूं कि सिंगल क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज जो अपन ने बात की थी वो किनकी की थी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स की अपन ने बात की थी। अभी अपना इनडायरेक्ट सोर्स में से एक चीज बच गया है, भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो अपनी भूकंप विज्ञान की होगी, और भूकंप जो विज्ञान है उसके आधार पर ही बहुत सारे विद्वानों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना को कई परतों में विभाजित किया है, कई लेयर में डिवाइड किया है। अब वो लेयर कहां से निकल करके आई, ये चीज आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आ जाएगी। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वो स्वेस का क्लासिफिकेशन, मॉडर्न थ्योरी, होम्स, जेफरीज वगैरह जितने लोगों ने भी दिए हैं उनके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो इनडायरेक्ट सोर्स में अपन ने 3 की बात की है, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर की, आपको समझ में आई होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद।